हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स। एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स का मेन मतलब ये होता है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो कि उन इनकम पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इनकम्स को जो है एग्जम्प्टेड जो इनकम्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, असेसिस के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स का मतलब होता है एग्जम्प्टेड इनकम इज दैट इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल। एग्जम्प्टेड इनकम वो इनकम होती है जिस पर टैक्स जो है वो चार्जेबल नहीं होगा, और इन इनकम को एक्चुअली में भी क्रॉस टोटल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर बोलते हैं कि एग्जम्प्टेड इनकम को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, असेसिस के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे असेसिस की इनकम्स को। असेसिस की जो भी इनकम्स होती हैं, इसमें से हमने जो ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा लेंथी दे रखा है बुक में, इसमें से सिर्फ 10 to 15 पॉइंट्स या 12 to 15 पॉइंट्स करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 15 पॉइंट्स के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आपने अपने हिसाब से देख लेना कि आपको 12 पॉइंट्स करने हैं या 15 करने हैं। ठीक है, फॉर ऑल असेसीज। एम्प्लॉयज़ वाले जो हैं वो हम इस चैप्टर में नहीं करके सैलरीज वाले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अभी हम जो करेंगे वो फॉर ऑल असेसीज का और इंस्टीट्यूशंस का करते हैं। ठीक है, असेसीज में सबसे पहली इनकम होती है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम का हमने चैप्टर भी डिटेल में कर लिया है। तो एग्रीकल्चर इनकम हमेशा हमें पता है कि अगर आपकी जो लैंड है अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो उस केस में आपको एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी जो है टैक्स पे नहीं करना होता, वो पूरी की पूरी फुली एग्जम्प्ट होती है। लेकिन अगर यही लैंड, इसकी एक एग्जम्पशन भी हो सकती है कि अगर यही लैंड कहीं बाहर सिचुएटेड है और उससे आप कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं तो उस वो तो टैक्सेबल होगी, लेकिन वो वाली लैंड टैक्सेबल नहीं होगी जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है सम रिसीव्ड फ्रॉम HUF। अगर आप कोई भी सम रिसीव कर रहे हैं एज अ मेंबर इंडिविजुअल, जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के आप मेंबर हैं और उस केस में आप कुछ भी पैसा रिसीव कर रहे हैं, किसी भी तरह का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एज एन इनकम, तो वो भी फुली एग्जम्प्ट होती है। लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी ये है कि आपको उस HUF का मेंबर होना कंपल्सरी है। अगर आप मेंबर हैं तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म। अगर कोई भी पार्टनर जो है कोई भी फर्म जो है उसमें कोई भी पर्सन अगर पार्टनर की तरह काम कर रहा है, जैसे HUF में वो मेंबर था, अगर ऐसे ही फर्म में वो पार्टनर है और उसमें उसको शेयर मिल रहा है उस फर्म से, प्रॉफिट का शेयर वो ले रहा है, तो इस तरह से उसकी जो वो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स ऑन हिज शेयर ऑफ द इनकम इन द फर्म विच शॉल बी computed by dividing the taxable profits of the firm in the same proportion as the profit sharing ratio mentioned in the partnership deed। जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो उस रेशियो तक जो भी उनको प्रॉफिट मिल जाता है तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट्स अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट। जो भोपाल गैस जो लीक डिजास्टर एक्ट जो था 1985 में, अगर उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी पेमेंट रिसीव्ड हुई है तो उस केस में भी वो जो आपकी इनकम आपको जो रिसीव हुई है वो भी एग्जम्प्ट होगी टैक्स से। ठीक है, उसमें भी आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। सच पेमेंट्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट एनी पेमेंट्स इन दिस कनेक्शन फॉर विच डिडक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन अलाउड विल नॉट बी एग्जाम। अगर मान लीजिए आपको जो डिडक्शन है उसकी जो डिडक्शन पहले से ही मिल चुकी है और उसके बाद भी अगर आप शो कर रहे हैं कि मेरे को इसकी डिडक्शन चाहिए, तो वो डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि इसी कनेक्शन में आपको डिडक्शन पहले अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं हुई है तो पूरी की पूरी फुली जो डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगी, एग्जम्प्ट होगा, आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कंपेंसेशन ऑफ डिजास्टर। अगर कोई भी अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा या आपका रिसीवेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या किसी भी लोकल अथॉरिटी से, और बाय एन इंडिविजुअल और हिज लीगल हियर बाय वे ऑफ कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर शॉल बी एग्जाम्प्ट। मान लीजिए अगर आपको किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी अमाउंट रिसीव होने वाला था या आपके किसी लीगल हियर को रिसीव होने वाला है, क्योंकि आपका कुछ डिजास्टर हो गया, कुछ उस प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उस वजह से जो आपको कंपेंसेशन रिसीव्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी से, तो वो भी पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एन असेसी ऑन द क्लोजर ऑफ अकाउंट
or his opting out of a pension scheme up to 60% of the total amount payable to him shall be exempt। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आपको कोई भी पेंशन स्कीम से, कोई भी पेंशन सिस्टम से अगर आपको कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है और उसका 60% जो है बिल्कुल टोटली एग्जम्प्ट होगा, तो उसके जो 40% है वो थोड़ा बहुत आपका टैक्सेबल होगा, बाकी का सारा जो है फुली एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अगर आपको किसी भी तरह से एजुकेशन की जो कॉस्ट है उसको मीटअप करने के लिए किसी भी तरह की स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, चाहे वो आपको गवर्नमेंट से मिले चाहे वो किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से मिले, तो वो भी जो है फुली एग्जम्प्ट होती है। फिर बोला है कि इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, अगर कोई भी इनकम आपकी माइनर चाइल्ड से इंक्लूड होती है, माइनर चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जिसकी एज जो है वो 18 ईयर से कम हो, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो उस इनकम पर आपको जो है सच इंडिविजुअल शॉल बी इंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट और ₹1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो, मान लीजिए उसको कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है और 1500, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, उसमें से जो भी लेसर अमाउंट होगा वो उसकी डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। अब ये कैसे होगा? मान लीजिए आपको का जो माइनर चाइल्ड है, ठीक है, उसको जो आप इनकम रिसीव हो रही है वो मान लीजिए उसको 1000 रुपीज़ रिसीव होती है, और हमारा जो मेन एग्जम्पशन लिमिट क्या है वो है 1500। इसमें से जो भी लेसर वाला अमाउंट होगा, लेसर वाला कौन सा है 1000 रुपीज़ का, तो इसकी डिडक्शन या इसकी एग्जम्पशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर इन केस आपको जो इनकम माइनर चाइल्ड की वजह से जो रिसीव हो रही है 2000 रुपीज़ रिसीव हो रही है और आपका मिनिमम एग्जम्पशन अमाउंट कितना है 1500, अब इस वाले में से जो लेसर होगा, अब इसमें से लेसर कौन सा है 1500 वाला ही है, तो 1500 वाला जो लेसर अमाउंट है इसकी आपको एग्जम्पशन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, एग्जम्पशन अवेलेबल, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये केस हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा है कम है, लेकिन हमें क्या देखना है, जो भी अमाउंट लेसर है का, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रॉयल्टी इनकम और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NTRO से अगर कोई भी आपको रॉयल्टी इनकम या कोई फीस जो है रिसीव हो रही है तो उस वो भी आपकी एग्जम्प्ट होती है। इनकम अराइजिंग टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज बाय वे ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम और फीस from technical services rendered in or outside India to the National Technical Research Organization is exempt। अब आपकी ये जो रॉयल्टी फीस वगैरह होती है क्या होती है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी एक डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके पास, अगर उनके पास उन्होंने उस एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉपीराइट करा रखा है, ठीक है, तो वो कॉपीराइट अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको एक फ़ी पे करनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम उसको रॉयल्टी, वो जो फीस होती है उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी अगर हम कोई जो है रिसीव कर रहे हैं, जैसे हमारी अगर कोई टेक्नोलॉजी अच्छी थी या किसी भी तरह से, तो वो जो हमें इनकम टेक्निकल सर्विस पर रिसीव हो रही है वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कोई भी सम आपका रिसीव्ड हो रहा है अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें भी अगर आपका बोनस भी इंक्लूड है तो वो भी पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है फैमिली पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो कि आर्म्ड फोर्स में काम करता है और उसके बदले में उसकी जो फैमिली है उसको पेंशन रिसीव हो रही है, तो उस केस में भी जो इनकम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो और चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हीयर्स ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन where the death of such member has occurred in the course of operational duties। ये कब रिसीव होती है आपको एग्जम्पशन? जब अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है जब वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा होगा, तो उस केस में अगर डेथ हो जाती है तो उनकी जो फैमिली पेंशन उनको जो मिलेगी, जो भी अमाउंट कंपेंसेशन एज कंपेंसेशन जो रिसीव होगा, वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। जो बड़े बड़े जो रूलर्स हैं, रूलर्स के जो प्लेसेस हैं, जो पैलेसेस हैं, अगर उन इंडियन स्टेट पर जो अगर एनुअल वैल्यू आप रिसीव करते हैं, जैसे मान लो वैसे तो जो एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ अ रूलर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज फुली एग्जम्प्ट, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है उस पर अगर इनकम आप रिसीव करें।
बट इफ अ पोर्शन ऑफ द पैलेस इज लेट आउट, अगर पोर्शन जो है पैलेस का वो लेट आउट कर रखा है रेंट पर, तो जो एनुअल वैल्यू होती है उन पोर्शन की वो एग्जाम्प्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने इस पैलेस का पूरा एक पोर्शन जो है वो लेट आउट देकर रखा है, रेंट पर दे रखा है, तो उस केस में आपको जो इसकी जो इनकम होगी वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल होगी। फिर नेक्स्ट है इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। The following incomes of the members of scheduled tribe residing in any tribal area or in the state of, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर अगर ट्राइबल एरिया में रह रहा है या इन स्टेट्स में रह रहा है, तो उनकी जो इनकम्स होती हैं उस ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, तो उनकी वो एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेट बोल रखे हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम और लद्दाख रीजन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर फुली एग्जम्प्टेड। नेक्स्ट है पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवॉर्डी। अगर किसी पर्सन को किसी भी तरह का अवार्ड रिसीव हो रहा है, किसी भी तरह का मीन्स यहाँ पर गैलेंट्री अगर अवार्ड रिसीव हो रहा है, जैसे परमवीर चक्र का अवार्ड रिसीव हुआ है, महावीर चक्र का अवार्ड रिसीव हुआ है, या वीर चक्र का, या किसी भी अदर तरीके का गैलेंट्री अवार्ड अगर उनको रिसीव्ड हो रहा है, और एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई शॉल बी एग्जाम्प्ट, अगर उसकी जो सर्विसेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी किए हैं, तो इस केस में उनकी जो इनकम उनको रिसीव्ड होगी वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होगी। सो pension received by an individual who has been in service of central or state government, अगर वो पर्सन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सर्विस कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी सर्विसेज पर अगर उसको अवार्ड भी रिसीव हुए हैं तो उस तरह की इनकम एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूनिट स्कीम 1964 में यूनिट स्कीम आई थी, तो उस केस में अगर उस यूनिट स्कीम से रिगार्डिंग अगर इनकम रिसीव करता है कोई भी पर्सन, तो वो भी एग्जाम्प्ट होती है। क्या बोला है? एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट, अगर आप किसी भी यूनिट को ट्रांसफर करने पे अंडर द यूनिट स्कीम, अगर आप यूनिट स्कीम में ही उस यूनिट को ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में ही आपको एग्जाम्पशन रिसीव्ड हो जाती है। फिर उन्होंने बोला 1964 ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वेयर द ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2002, अगर 1 अप्रैल 2002 के बाद या उस डेट तक आपने अगर किसी भी तरह का जो इनकम है वो रिसीव्ड किया है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पशन इज अवेलेबल एंड नॉट टू अ पर्सन होल्डिंग यूनिट्स एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बिजनेस। अगर मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं इस यूनिट्स में ही डील करती थी, मेरा स्टॉक इन ट्रेड की तरह डील करती थी। मान लीजिए मेरा शेयर्स का बिजनेस है, शेयर्स बेचना और परचेज करने का बिजनेस है, तो उस केस में अगर मैं उसको ट्रांसफ़र करती हूँ शेयर को, तो मुझे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेरे पास अपना खुद का शेयर था, मैंने इन्वेस्ट कर रखा था और फिर बाद में मैंने उसको ट्रांसफ़र करा, तो उस केस में मुझे एग्जम्पशन अलाउड होगी। और वो कब होगी? जब मैंने उसको 1 अप्रैल 2002 को करा है, उस डेट को करा है, या उसके बाद करा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंस्टीट्यूशंस के। सो इनकम ऑफ रेजिमेंटल फंड और नॉन पब्लिक फंड, द इनकम derived by any regimental fund or non-public fund established by the armed forces of the union for the welfare of their past and present members and their dependent is fully exempt। ये जो एक फंड वगैरह होता है, ये नॉन पब्लिक फंड वगैरह, अगर आपको इससे कोई भी इनकम रिसीव होती है, ये मेनली इस्टेब्लिश किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनस के लिए, कि उनके जो पास्ट मेंबर्स थे, जैसे उनके घर में से कोई पास्ट मेंबर भी अगर आर्म फोर्स में रहा है या प्रेजेंट मेंबर भी उनके आर्म फोर्स में रहा है, तो वो अगर कोई पर्सन जो आर्म में काम कर रहा है और उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसी पर डिपेंड है, तो इस केस में उनकी जो इनकम्स होती हैं इस फंड से, जो फंड ये लोग क्रिएट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, इससे कोई इनकम अगर ये डिराइव्ड होती है तो वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ अ फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ और देयर डिपेंडेंट्स। अगर कोई भी इनकम आपको हो रही है उस फंड से, इनकम ऑफ अ नोटिफाइड फंड इस्टेब्लिश फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कोई भी फंड इस्टेब्लिश किया हुआ है, और देयर डिपेंडेंट्स, उनके डिपेंडेंट्स के लिए, इफ सच एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ दिस फंड शॉल बी एग्जाम्प्ट। अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, उसके लिए एक अलग से फंड क्रिएट किया गया, वेलफेयर फंड क्रिएट किया गया, या उसके डिपेंडेंट्स के लिए वेलफेयर फंड क्रिएट किया गया, और उससे एम्प्लॉय को इनकम रिसीव हो रही है, तो वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होगी। अगर जो पर्सनस वहाँ पर उस वेलफेयर फंड को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसमें वो पर्सन एम्प्लॉय उसका मेंबर भी है, तब भी उसको पूरी की पूरी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है
इनकम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है, द इनकम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश एज अ ट्रस्ट, अगर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो ट्रस्ट के बेस पर इस्टेब्लिश किया गया है, और सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि उनका मेन मोटिव या उनका जो मेन पर्पस है उस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का, वो ये है कि जो डेवलपमेंट कर सकें वो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ की। प्रॉफिट जनरेशन नहीं है उनका बिजनेस, सॉरी पर्पस, लेकिन क्या है पर्पस उनका, खादी और विलेज वाले जो इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करने का, फ्रॉम द प्रोडक्शन और सेल और मार्केटिंग ऑफ खादी और प्रोडक्ट्स ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज। इन चीज़ों के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल और मार्केटिंग वगैरह करने की हेल्प कर देते हैं वो लोग इंस्टीट्यूशंस, तो वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनकम डराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, अगर आपको किसी भी तरह से इनकम रिसीव होती है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से, तो वो भी पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होती है। फिर नेक्स्ट है इनकम ऑफ वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी, अगर आपको किसी भी तरह की इनकम रिसीव्ड हो रही है वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू या वेंचर कैपिटल कंपनी के थ्रू, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की है उसमें, तो वो उसकी भी जो इनकम है वो आपकी एग्जम्प्ट होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई भी इनकम चार्ज हुई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कोई ऐसी ट्रेड यूनियन है जो रजिस्टर्ड है या फिर एक ऐसी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है एज अ ट्रेड यूनियन, तो उनकी जो इनकम होगी वो एग्जम्प्ट होगी, चाहे वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल हुई हो, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल हुई हो, और किन किन की है, या तो फिर कोई ऐसी एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड हो रखी है, या ऐसी कोई ट्रेड यूनियन है वो जो रजिस्टर्ड हो रखी है, तो उनकी जो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इनकम ऑफ न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के चलते अगर आपको किसी भी तरह की इनकम रिसीव्ड हो रही है तो वो भी पूरी की पूरी एग्जम्प्ट हो जाती है। उसके बाद है इनकम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, एनी इनकम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड शॉल बी एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड इट इज सेट अप इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर जो भी इनकी सेटअप जो हुआ है इनका, वो अगर पूरी की पूरे तरीके से इनका जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो उन्होंने अच्छे से पूरी करी है, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी उनको भी उन्होंने ध्यान में रखा है, अच्छे से बिल्कुल पर्टिकुलरली सेटअप की गई हैं, सारे के सारे जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अगर इन्होंने कंप्लीट किए हैं, और फिर अगर इनकी कोई भी इनकम रिसीव होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड के अकॉर्डिंग, तो उनको जो है पूरी की पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अगर आपको किसी भी तरह की इन इंस्टीट्यूशंस को इनकम होती है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए उनके जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के जो पर्सनस हैं उनका इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, तो इस तरह की अगर इंस्टीट्यूशन सेटअप्स हो रही हैं और इनसे इनको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होंगी। अभी हमने इनकम एंड खादी इंडस्ट्रीज वाला पॉइंट भी किया था, अब यहाँ पर दोबारा से दे रखा है इनकम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। अब बोर्ड वाला पॉइंट दे रखा है, वो जो हमने पॉइंट किया था वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज के लिए था, अब यहाँ पर वो उनके बोर्ड के लिए बोल रखा है। ठीक है, द इनकम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड स्टैब्लिश इन अ स्टेट बाय और अंडर अ स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, अगर किसी स्टेट में उसको स्टैब्लिश किया गया है किसी भी स्टेट के एक्ट के अकॉर्डिंग या प्रोफेशनल एक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो इन एक्ट के अगर अकॉर्डिंग किया हुआ है थ्रू बोर्ड किया हुआ है तो भी उनकी इनकम जो है एग्जम्प्ट होगी, वो तो उन लोगों ने खुद किया था। ठीक है, अगर बोर्ड के थ्रू किया गया है किसी एक्ट के थ्रू किया गया है तो भी एग्जम्प्ट होगी, और अगर उन्होंने खुद किया तो भी एग्जम्प्ट होगी। तो ये दो पॉइंट थोड़े अलग कर दिए गए हैं, एक बोर्ड का दे दिया और एक सिंपल दे दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनकम ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एनी इनकम ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी डिराइव्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको किसी भी तरह की यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से इनकम रिसीव्ड हो रही है, किस वे में रिसीव्ड हो रही है, इंटरेस्ट में, डिविडेंड के फॉर्म में या कैपिटल गेन के फॉर्म में, आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह वहाँ पे की होगी,
मेड आउट ऑफ इट्स फंड्स, वो अपने फंड्स में से निकाल के दे रहे हैं, अंडर अ नोटिफाइड स्कीम, किसी एक नोटिफाइड या पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, तो उसकी इनकम भी आपकी एग्जम्प्ट होती है। फिर नेक्स्ट है इनकम ऑफ कॉरपोरेशन सेटअप फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर उनके लिए कोई कॉरपोरेशन सेटअप हुई है, कॉरपोरेशन यानी कोई कंपनी सेटअप हुई है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, और सेटअप करी गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो भी वो फुली एग्जम्प्ट होती है। फिर नेक्स्ट है इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया। इनकम टू अ फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन अ फैसिलिटी इन इंडिया। अगर इंडिया में क्रूड ऑयल की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने कोई स्टोरेज वगैरह कर रखी है फॉरेन कंपनी ने, तो उसकी भी जो इनकम है वो एग्जम्प्ट होती है। एंड इट सेल, अगर उनकी सेल के लिए भी कर रखी है तो भी वो एग्जम्प्ट होगी। और यहाँ पर एक बात और बोल रखी है कि अगर वो जो एग्रीमेंट है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है तो भी वो एग्जम्प्ट होगा। फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट है इनकम ऑफ सार्क फंड। सार्क फंड का अगर कोई इनकम आपको रिसीव्ड हुआ है सार्क फंड के थ्रू, जो भी रीजनल प्रोजेक्ट सेटअप किए गए थे बाय द कोलंबो प्लान डिक्लेरेशन, कोलंबो प्लान डिक्लेरेशन के चलते, ठीक है, देखो, एनी इनकम ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फंड, अगर आपको किसी भी तरह की इनकम इस सार्क फंड से रिसीव्ड हुई है, किस लिए रिसीव्ड हुई है, रीजनल प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए फंड क्रिएट किया गया, तो रीजनल प्रोजेक्ट के लिए सेटअप बाय, किसने सेटअप किया है ये रीजनल प्रोजेक्ट, कोलंबो प्लान डिक्लेरेशन ने, ठीक है। अगर इन्होंने जो है सेटअप किया है तो वो जो है पूरी की पूरी इनकम इसमें जो अभी आपको रिसीव्ड होगी वो एग्जम्प्ट होगी। ये जो है 15 पॉइंट्स मैंने आपको उसके करा दिया सेसीज वाले पॉइंट्स, और 15 आपको मैंने इंस्टीट्यूशन के करा दिए, एम्प्लॉयज़ वाले हम सैलरीज के चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।